जो आज का शीर्षक है इस गोष्ठी का, जिस पर हम लोगों को थोड़ी-सी बातचीत करनी है, वो यही है कि असफल रचना में कैसे सुधार करें। तो सबसे पहले सुधार वाले पॉइंट में आता हूँ। जो शुरुआत में ही हमारे मंच संचालक महोदय आदरणीय राजेंद्र जी ने कहा था कि लघु कथा में अगर हम देखें तो 70-80% लोग उस तरह के हैं जो नाम के लिए लेखन कर रहे हैं या किसी अन्य चीज़ के लिए लेखन कर रहे हैं, लेखन के लिए लेखन नहीं कर रहे हैं। तो जो सुधार वाली बात है, मुझे लगता है ये उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होती है। जो रचना में सुधार की बात होती है, वो उन्हीं के लिए लागू होती है जो स्टूडेंट हैं। जो साहित्य के स्टूडेंट हैं, वही अपनी रचना में सुधार कर पाएँगे। सुधार सभी रचनाओं में संभव नहीं होता। सुधार सिर्फ़ जीवित व्यक्ति में होता है, मृत व्यक्ति में कोई सुधार नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी रचनाओं को लिखने के बाद मुर्दा बना देते हैं और उसमें कोई सुधार नहीं करते। वो ये मान के चलते हैं कि एक बार उसने जो लिख दिया है वही पूर्ण है। तो सुधार की जहाँ तक बात है, तो सुधार अगर आपको करना है तो आपकी रचना ज़िंदा होनी चाहिए। जब तक आप हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश आपके मरते दम तक बनी रहती है। उसमें सुधार हो सकता है। रचना लिखने के बाद फाइनल नहीं हो जाती, भले वो प्रकाशित हो जाए, प्रकाशित होने के बाद भी उसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण रहे हैं कि लेखकों ने अपनी रचनाओं को सुधारा है, अपने आप को सुधारा है। तो ये तो हो गया सुधार वाला पॉइंट, और इस संदर्भ में से यही कहूँगा कि रचनाकार अपनी रचना को मुर्दा ना बनाए, उसे ज़िंदा बनाकर रखें ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, इसमें 2 शब्द और हैं, असफल रचना, असफल और रचना। तो रचना की बात है तो अब यहाँ पे जैसे सत्येंद्र जी की बात से बात खुलकर आई कि रचना सही शीर्षक दिया गया है, क्योंकि रचना यानी कि साहित्य की कोई भी विधा हो सकती है। वो कहानी हो सकता है, कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकता है, लघु कथा हो सकती है, लघु कथा या कथा विधा से इतर भी कोई विधा हो सकती है। तो इन रचना यदि असफल हो जाए, कोई भी किसी भी विधा की कोई भी रचना असफल हो जाती है, तो उसको सुधार कैसे करें, मूल बात यह है। तो अब जहाँ तक अब एक शब्द और बचता है इस शीर्षक में से, और वह तीसरा है, जबकि देखा जाए तो कथन के अनुसार पहला आएगा, असफलता की बात यहाँ की जा रही है, असफल। तो कोई रचना क्यों असफल होती है? तो असफल या सफल, जैसे राजेंद्र ने जो शुरुआत में कहा था कि 2 चीज़ें होती हैं, और ये उसी का विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है सफलता का। तो अगर हम ये जान लें कि रचना को सफल कैसे बनाया जाता है या कोई रचना सफल कैसे होती है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि रचना असफल कैसे होती है। तो जैसे ये होता है कि बीमारी लगने के बाद बीमारी को ठीक किया जाना, इससे बेहतर कि बीमारी लगने ही ना पाए। तो अगर हम ये जान लें कि किसी रचना को सफल कैसे बनाते हैं या सफल लेखन कैसे किया जाता है, तो ज़्यादा बेहतर है कि हमारी रचना असफल ही ना हो। वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई रचना कैसे असफल होती है या किन आधारों पर असफल हो सकती है? तो जैसे अगर हम बात करें किसी भी रचना, चाहे वो कहानी हो, लघु कथा हो, कविता विधा हो, गज़ल विधा हो, कुछ भी हो, तो उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, दुनिया की कोई भी साहित्य की विधा हो। एक तो होता है उसकी विषय वस्तु, जो बात कही जा रही होती है, और दूसरा होता है उसके कहने का तरीका या उसका फ़ॉर्म या रूप या आकार कह लीजिए, है ना? 2 चीज़ें हो गई, एक हो गया कंटेंट, जो बात कही जा रही है, और और जो दूसरी बात हो गई, वो हो गया उसका फ़ॉर्म, यानी बात कैसे कही जा रही है। यानी क्या कह रहा है लेखक और कैसे कह रहा है लेखक। तो अगर रचना सफल या असफल होगी, तो इन्हीं 2 स्तरों पर रचना सफल या असफल हो सकती है। हो सकता है उसने कथानक के स्तर पर गलती कर दी हो, है ना? या विषय वस्तु के स्तर पर गलती कर दी हो। अगर हम कथा साहित्य की बात करें तो कथानक आ जाएगा, और दूसरा, या तो हो सकता है उसने फॉर्म में कोई गलती कर दी हो, है ना? जिसे आमतौर पे लोग शिल्प भी कह देते हैं। तो अब चूँकि बात ये सारी लघु कथा से रिलेटेड ही थी, रचनाएँ भी लघु कथा की ही आई, तो अब यहाँ से मैं बात अपनी लघु कथा पर ही केंद्रित करूँगा कि अगर हम लघु कथा की बात करें, तो लघु कथा में, जैसे लघु कथा तो है एक संज्ञा शब्द। यहाँ और इसलिए लघु कथा को हम साथ-साथ लिखते हैं, लघु और कथा स्पेस देके नहीं लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि ये संज्ञा शब्द है, इसमें लघुता छिपी हुई है, और लघुता शब्दों की लघुता नहीं है। लघुता ये है कि जो भी आपको एक इस लघु कथा में कोई एक विचार होता है, कोई घटना होती है, हम उसी को एक बड़े फलक पर दिखाते हैं, यानी पूरा फ़ोकस हमारा उसी पर होता है। तो कथानक एक होगा, उसमें बहुत सारे कथानक नहीं हो सकते, संभावना नहीं है, कहानी में कई कथानक हो सकते हैं, उपन्यास में भी कई ढेर उपन्यास में उससे ज़्यादा कथानक हो सकते हैं, लघु कथा में नहीं हो सकते। तो आपकी लघु कथा वहाँ पे असफल हो जाएगी। अब ये बात कर रहा हूँ ये आकार अथवा रूप की, यानी शिल्प के स्तर पर, यानी कि फ़ॉर्म के स्तर पर। पहली चीज़, लघु कथा का जो फ़ॉर्म होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि लघु कथा में लघुता बेहद ज़रूरी है, उसका लघु आकार बेहद ज़रूरी है। अगर आकार एक्सटेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लघु कथा आपकी असफल हो जाएगी। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा,
ये जो लघुता होती है, ये लघुता जैसे इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है, कई जगह प्रतियोगिताएँ होती हैं, कह देते हैं 300 शब्दों में रचना चाहिए, 500 शब्दों में रचना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की। लघु कथा को आप इस तरह से शब्दों में नहीं बाँट सकते हैं। लघु कथा का सिर्फ़ इतना मतलब होता है कि लघु कथा में आवश्यक एवं वांछित तत्व ही होने चाहिए। यही है लघु कथा से संबंधित जो मूल बात है, लघुता से संबंधित मूल बात। उसमें कोई भी अनावश्यक चीज़ ना हो, कोई भी अनावश्यक तत्व ना हो। जैसे आवश्यकता से अधिक पात्र ना हो, ये अनावश्यक पात्र हो गए। आवश्यकता से अधिक घटना ना हो, यानी अनावश्यक घटना हो गई। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ये दोनों पॉइंट एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये लघु से रिलेटेड बात हो गई। अब हम कथा की बात कर लें। आम तौर पर हम ये भी देखते हैं कि रचनाकार खासकर लघु कथाकार ये गलती करते हैं कि लघु कथा में लघु शब्द पर ज़्यादा ज़ोर देने के कारण लघुता पे ही ज़्यादा ज़ोर देते हैं। यानी रचना को लघु बनाने के चक्कर में कथा तत्व तो बिल्कुल गायब कर देते हैं। अच्छा, कई आलोचक भी ऐसे हैं, कई समीक्षक भी ऐसे हैं, कई पाठक भी ऐसे हैं कि अगर कथा तत्व ज़्यादा आ जाए तो उसको कहानी बताने लग जाते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा-सा गलत है। बिना कथा के लघु कथा नहीं हो सकती। लघु कथा में कथा तत्व होना चाहिए। जो लोग थोक के भाव में लघु कथा रचते हैं, वो यही गलती करते हैं कि वो कथा को गायब कर देते हैं। कथा होनी चाहिए, बिना कथा के लघु कथा नहीं हो सकती। तो एक तो ये बात हो गई। ये तीसरी तीसरी बात हो गई रूप के स्तर पर, आकार के स्तर पर अथवा फॉर्म के स्तर पर लघु कथा जहाँ पर असफल हो सकती है। सफलता-असफलता दोनों एक साथ ही चल रही हैं। अब हम भाषा की बात कर लें। भई कोई भी साहित्य की विधा हो भाषा में ही होगी, तो भाषा क्या होनी चाहिए? तो जो भाषा होनी चाहिए, भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए। यानी जो आपके समाज में जो आज वर्तमान में भाषा बोली जा रही है, लघु कथा में जो शब्द होने चाहिए, वो उसी से जुड़े हुए शब्द होने चाहिए। अब आप आग को अग्नि तक कहें तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अग्नि को आप वहनी कह दें, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो अब पता चला पाठक शब्दकोश लेके बैठना पड़ जाए उसको, तो बात ठीक नहीं है। तो यानी कि भाषा सरल हो, उसमें जो शब्द आप रखें वो सरल रखें, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, लघु कथा में कई बार होता है कि तकनीकी शब्द भी आते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं तकनीकी शब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कोई रचना लिख रहे हैं या फिलॉसफी से जुड़ी हुई कोई रचना लिख रहे हैं, दर्शन और धर्म से जुड़ी हुई कोई रचना लिख रहे हैं। मान लीजिए गीता से जुड़ी आप रचना लिख रहे हैं और उसमें स्थित प्रज्ञ शब्द आएगा, क्योंकि गीता का कॉन्सेप्ट है। ये तकनीकी शब्द है। अब जिसको गीता की फिलॉसफी का ज्ञान नहीं है, वो ये सवाल उठा सकता है लेखक के ऊपर कि भाई ऐसा कठिन शब्द डालने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन लेखक की वहाँ गलती नहीं है, वो उसके कथानक की डिमांड है, वो डालेगा ही स्थित प्रज्ञ। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप तकनीकी शब्द डाल रहे हैं अपनी रचना में, तो वो उस रचना की डिमांड होनी चाहिए, कथानक की डिमांड होनी चाहिए। डिमांड के आधार पे डालेंगे, तब तो सही है। नहीं डालेंगे अगर आप, तो फिर क्या दिक्कत होगी? फिर वही क्लिष्ट शब्द बन जाएगा। यानी जहाँ बात सरल तरीके से कही जा सकती है, तो वहाँ आपने जटिल तरीके का इस्तेमाल कर लिया, है ना? एक तो ये चीज़ हो गई। भाषा से जुड़ी हुई ये दोनों बातें हुई। भाषा से जुड़ी एक तीसरी बात होती है कि जब भी हम अ, भाषा का प्रयोग करते हैं लघु कथा में, तो उसमें प्रवाह नहीं होता। गद्य में कविता की तरह ही प्रवाह होना चाहिए। इस बात को बहुत लोग नहीं समझ पाते। जब तक आपकी रचना में कविता की तरह प्रवाह नहीं होगा, तो पाठक को आनंद नहीं आएगा। पाठक एक सेंटेंस पढ़े, पढ़ता हुआ लास्ट तक फिसल जाए आपकी रचना जहाँ तक जा रही है। वो रुके ना, अगर रुक गया तो फिर वो मज़ा नहीं रहता है। तो ये प्रवाह आना चाहिए। अच्छा, प्रवाह आएगा कैसे? इसी से जुड़ा हुआ भाषा का एक और एक पॉइंट है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं इसमें, कई लोग ये बात कहते हैं कि वाक्य जैसे होनी चाहिए, वाक्य का आकार क्या होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, लंबाई क्या होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि लंबे वाक्य लेना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल सरासर तौर पर गलत है। लंबे वाक्य नहीं लेने चाहिए। ले सकते हैं आप, लेकिन जिसके पक्ष में ज़्यादा झुकाव है ना? वो होने चाहिए, वाक्य हमेशा छोटा रखना चाहिए। इसके पक्ष में शोध भी है जैसे अब मुझे इस समय नाम नहीं याद आ रहा, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डेनियल कानेमन की किताब है, ठीक है? उस पुस्तक में उन्होंने ये दिखाया है कि जो हमारा मस्तिष्क है, वह बड़े वाक्यों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जब भी आप बड़े वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो पाठक वहाँ ठहर जाता है, रुक के उसको सोचना पड़ जाता है और इससे वो रचना से विरत हो सकता है। इसीलिए हमेशा वाक्य जो इस्तेमाल करने चाहिए, वो छोटे इस्तेमाल करने चाहिए। तो एक ये हो गई भाषा से जुड़ी हुई बात। अच्छा, अगली जो बात है वो शीर्षक की बात है। जो शीर्षक है वो अन्य साहित्य की अन्य या कथा विधा की अन्य जो हमारी उपविधाएँ हैं, उनसे ज़्यादा महत्व लघु कथा में रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें कम शब्द में काफ़ी बातें कहनी होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बात हम रचना में नहीं कह पा रहे हैं, वो शीर्षक के माध्यम से भी कह सकते हैं। तो जब भी हम शीर्षक रखें, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि एक तो हमारे कथानक से जुड़ा हुआ होना चाहिए,
दूसरी चीज़, वो उसके प्रभाव को बढ़ा दे। तो ये एक पॉइंट है जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उसमें मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि बस शीर्षक ऐसे ही उठाया कुछ और रख दिया, नहीं। थोड़ा-सा उसपे काम करिए शीर्षक पर, क्या शीर्षक हो सकता है? पाठक का जो पहला संपर्क होता है वो शीर्षक से ही होता है। अगर शीर्षक कुछ कैची होगा तो उस तब फिर वो आपकी रचना पे भी पहुँचेगा, नहीं तो ऐसे नहीं पहुँचेगा वो। तो थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि शीर्षक पर भी मेहनत करें, ऐसे ही ना शीर्षक लिख दें। एक ये बात हो गई, हम फ़ॉर्म की बात कर रहे हैं। अगली जो एक हम बात अगर कह लें तो कहनपन में क्या होना चाहिए? नयापन होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा है कि फॉर्म को हम एक दूसरे तरीके से भी प्रश्न के माध्यम से भी कह सकते हैं कि फॉर्म या आकार का मतलब ये होता है कि कोई बात कैसे कहनी है। और दिक्कत की बात ये है कि सबसे ज़्यादा अगर निराशा होती है तो यहीं पर होती है। कोई बात हम लोग सिर्फ़ सीधे-सीधे घटना को उठाते हैं और क्या करते हैं कि रचना कह देते हैं। कोई हमने जैसे मान लीजिए अभी इज़राइल-फ़िलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है कोई उठाए और युद्ध पर रचना डाल दे। रूस और उधर यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है उस पर कोई व्यक्ति आए और रचना उठा के सीधा-सीधा डाल दे। अरे भाई घटना की तह में जाइए। आप सोचिए कि उसी घटना को देखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आप उसमें क्या अलग पॉइंट ऑफ व्यू ला सकते हैं? तो आपके कहने का तरीका नया होना चाहिए ना। वो तो एक ये चीज़ हो गई। अच्छा इसी का ये कारण है कि जब कोरोना आता है तो हम ये देखते हैं कि कोरोना से जुड़ी हुई लघु कथाओं की बाढ़ आ जाती है और किसी उन रचनाओं में देखते हैं सब एक जैसी ही लगभग रचना है। कोई अंतर नहीं है रचनाओं में। तो हम आखिर क्या दे रहे हैं? वो बात तो कॉमन मैन भी जान रहा है, एक साधारण व्यक्ति भी जान रहा है जो आप लघु कथा में कह रहे हैं। तो मतलब ये उसको लघु कथा कहना भी चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मुझे तो इस पे बड़ा संदेह है। मतलब सच्ची घटनाओं को उठाकर कुछ लोगों ने हूबहू अपनी रचना मतलब हूबहू डाल दिया और ये कह दिया कि भैया लघु कथा हो गई। तो ये आपने क्या न्याय किया? मतलब कहने में ज़रा-सा भी आपने नयापन नहीं डाला। अच्छा, अब एक बात ये है कि उचित शैली का प्रयोग होना चाहिए। जो उचित शैली की बात है जो जिस पर कि ये पूरा मान लीजिए आपका डिस्कशन जो है केंद्रित है ना? कि 3 शैलियों का प्रयोग हमें करना पड़ा और एक चित्र दे दिया गया। देखिए, जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो यानी टास्क बेस्ड कोई जॉब होती है, तो हमको पहले उस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए। देखिए कथा जो शिल्प जो यहाँ पे हम बात आ गई शैली की बात आ गई कि अच्छा शिल्प और शैली में थोड़ा-सा अंतर है। आमतौर पर लोग इसको पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अंतर है। जो शैली होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। यानी कि जो विधा होती है उस पर निर्भर करती है। जो शैली होती है वो रचनाकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसको गज़ल के माध्यम से समझाना चाहूँ, तो जो गज़ल का मीटर होता है या जो उसकी बहर होती है वो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आप जो है रदीफ रखेंगे ही रखेंगे, काफ़िया रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है? अलग बात है कि बिना रदीफ के भी गज़ल हो सकती है, लेकिन बिना काफ़िये के गज़ल नहीं हो सकती। तो ये क्या है? ये उसका शिल्प है, ये शैली नहीं है। लेकिन हो सकता है कोई गज़लकार जो है, रूमानी गज़लें लिख रहा है, क्लासिकल गज़लें लिख रहा है, तो उसकी शैली हो गई। हो सकता है वो जदीद गज़लें लिख रहा है। कई गज़लकारों ने तो जो है गज़ल का नया फ़ॉर्म ही उनके कारण तैयार हो गया, प्रगतिशील जो हमारे गज़लकार रहे। तो ये शैली हो गई। तो अब जब यहाँ बात हम लघु कथा में शैली की करते हैं, तो जैसे टेलीफ़ोन शैली हो गई, एकालाप शैली हो गई, डायरी शैली हो गई, वार्तालाप शैली हो गई। कभी भी जब हम जब भी मैं शैलियों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो याद रखिए कि शैली थोपी नहीं होनी चाहिए, शैली हमेशा कथानक से जुड़ी होनी चाहिए। अगर आपको अब मान लीजिए होता तो आम तौर पर ये है जो सही तरीका चलने का वो ये है कि आप कथानक होगा आपके पास पहले, यानी आप कोई बात कहना चाहेंगे पहले वो आएगा। कहने का तरीका बाद में आएगा। यानी पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए तब उसका फ़ॉर्म आता है। लेकिन जब हम टास्क देखते हैं तो चूँकि यहाँ पे शैली पहले दे दी गई, यानी फ़ॉर्म आपको पहले दे दिया गया। अब आप जितने भी रचनाकार रहे होंगे उनको कंटेंट तलाशना पड़ा होगा। तो अब यानी यहाँ पे उल्टी बात हो गई। अब जब आपके पास यानी वही है कि क्या नाम से जैसे गड्ढा खोद दिया गया है कब्र का, अब जाके मुर्दा उसकी नाप कर लेकर चले आइए। तो वो बात हो गई। ये थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण काम है ना? मुर्दे को लेकर उसके नाप का गड्ढा खोदना थोड़ा आसान है। लेकिन गड्ढा खोद दिया जाए और उसके हिसाब से फिर आप मुर्दा ढूँढने जाइए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है रचनाकारों के साथ ये मुश्किल आई। यहाँ बैठ के कहना थोड़ा-सा आसान होता है कि भई नहीं रचनाएँ असफल रही या ये जो भी है। चूँकि इन सब में बहुत कम समय दिया जाता है, उस कम समय में रचनाकार को बहुत कुछ सोचना होता है, चीज़ें कहनी होती हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप कहें तो आप ये सोचिए मान लीजिए टेलीफ़ोन शैली की ही अगर बात हो रही है, तो अगर टेलीफ़ोन शैली की बात हो रही है यानी 2 लोग टेलीफ़ोन पर बात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 लोग दूर होंगे। एक ही कमरे में बैठ के तो टेलीफ़ोन पर बात करेंगे नहीं। अगर करेंगे, तो फिर उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, रचनाकार को कोई रीज़न देना चाहिए। यानी जब भी आप शैली का प्रयोग करें, तो आप ये सोचें कि मैं उसमें किस तरह का कथानक फिट करूँ।
तभी वो आपकी रचना जो है वो सफल होगी, है ना? यानी पहले शैली पकड़िए कि कौन-सी शैली है और वो शैली की डिमांड क्या है? वो शैली क्या चाह रही है आपसे, है ना? अकबर बीरबल की शैली क्या कह रही है? यही कह रही है कि लास्ट में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाता है, उससे सवाल पूछता है और सवाल का जवाब देने या ना देने पर 2 तरह की संभावनाएँ पैदा होती हैं। तो सिंपल सी इतनी सी बात है। अब ये हो गई शैली की बात। अब इस शैली में कौन-सा कथानक फिट हो सकता है, ये आपको सोचना है। तो ये 2-3 तरह की जब शैलियाँ आ गई, तो 2-3 तरह के एक कथानक तो एक ही होगा, अब लेकिन 2-3 तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। इसमें रचनाकार एक तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते थे कि फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल करते। एक मुख्य आपका कथानक होता, एक शैली उसमें चली जाती, बाकी जो आपकी 2 शैलियाँ हैं, वो फ्लैशबैक में आप दिखा सकते थे। 2 अलग-अलग चीज़ें। तो आप यहाँ से आसान बना सकते थे चीज़ों को। तो इसका ध्यान रखें कि उचित शैली का प्रयोग करें। अच्छा, एक दोष जो लघु कथा में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी फॉर्म से ही रिलेटेड, तो उसकी भी चर्चा कर दें, जिसे हम काल दोष या कालत्व दोष कहते हैं। तो ये 2 तरह के दोष हैं और इन दोषों से बचना चाहिए, चाहे वो काल दोष हो हमारा और चाहे कालत्व दोष हो। तो ये हो गई आपके अभी तक जो मेन बात थी, वो फॉर्म से बात थी, फॉर्म को लेकर बात थी। तो फॉर्म को लेकर चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, है ना? अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कथानक की। अच्छा, जब रचनाओं की समीक्षा की जाती है, तो या तो समीक्षाकार जो है वो फॉर्म पर बात करेगा, या तो समीक्षाकार कंटेंट पर बात करेगा। जो फॉर्म पर बात करना होता है वो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि भाई किसी भी रचना का शिल्प लगभग तय होता है। लघु कथा के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि मान लीजिए नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं, सती शरद पुष्करणा जी ने खुद ही इतना काम किया है ना? तो बहुत कुछ गुंजाइश ऐसी रह नहीं गई है इसमें, है ना? काफी हद तक फॉर्म इसका लघु कथा का क्लियर है। फिर भी हम अगर ये देखें कि इसका फॉर्म क्लियर होने के बाद जो कथानक की अगर बात आ रही है, तो कथानक के स्तर पे क्या होता है कि कथानक कैसा चुना जाए। अच्छा, कथानक और लघु कथा है क्या? कथा या कथानक है क्या? थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। कथानक हो गया आपका कच्चा माल। जैसे चाय आपको बनानी है तो चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध, अगर दूध की चाय है तो ये हो गया आपका कथानक। मिक्स करके अभी आपने कुछ रेडी नहीं किया है, लेकिन जब चाय बन के तैयार हो जाती है तो हो गई आपकी लघु कथा। कथानक कच्चा माल हो गया, लघु कथा आपका तैयार माल हो गया। तो वही लघु कथा जो होगी तो कथा होगी, मान लीजिए एक प्रकार से। तो कथानक आप जो चुनिए वो नवीन कथानक चुनिए। नया कथानक का मतलब ये हो गया कि ऐसा कथानक जो जिस पर लोग बात ना कहे हों, है ना? तो ये आपको पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किन किन विषयों पर लघु कथा कही जा चुकी है ना? तो एक ये चीज आपको तलाशनी पड़ेगी। तो अच्छा देखिए, अब यहाँ पर एक बारीक चीज है, मैं थोड़ा सा राजेंद्र जी, मेरे पास समय है कि नहीं? नहीं तो मैं बात और वो कर दूं। मैं आप ज्यादा समय तो नहीं ले रहा? संक्षेप में बात को समाप्त कर दें, क्योंकि सतविंदर जी को भी सुनना है और हम कार्यक्रम को अच्छा, बस एक ठीक सवा है। घंटे में करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप संक्षेप में कर दें इस अच्छा, बात को, लेकिन आप बिंदु अच्छा छोड़े ठीक है, नहीं चलिए। अपना, बिंदु छोड़े नहीं, आप अच्छा ठीक है। बात कहें अपनी आप। महेंद्र जी अच्छा, अपनी विस्तार से पूरी जी, जी। बातें कह दें। सदस्यों को अरे! अगर कुछ सवाल होगा या जवाब होगा वो हम दूसरी गोष्ठी में कर लेंगे। आप अपनी पूरी अच्छा, बातें विस्तार से कह दें। स्वागत अच्छा महेंद्र ठीक है, जी। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जी। मैंने कहा कि ये थोड़ा-सा मुश्किल काम है, कथानक चुनना, है ना? कथानक हम कहाँ से तलाशते हैं? तो देखिए, कथानक तलाशना भी एक जो है आर्ट है। वो आपको कहाँ से आएगा? आपका आपकी रुचि पर आएगा, जिसमें आपकी रुचि होगी। यहाँ दिक्कत ये हो जाती है, यहाँ मैं जैसे जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप रचनाएँ लिख रहे हैं, तो आमतौर पर देखते हैं कि अगर कोई युवा लिख रहा है, जो स्टूडेंट भी है, तो आमतौर पर जो उसकी लघु कथाएँ होंगी, है ना? वो स्टूडेंट लाइफ़ से रिलेटेड होंगी और या वृद्धावस्था की लघु कथाएँ उसकी रचनाओं में नहीं पाई जाएँगी, है ना? तो ये चीज़ थोड़ा-सा गलत है। एक रचनाकार जो होता है, उसको अपने से परे हटकर सोचना पड़ता है। अगर जैसे मैं पुरुष हूँ, अगर मैं पुरुष होकर सिर्फ़ पुरुषों पर ही केंद्रित रचनाएँ लिखूँ, तो मेरा रचना संसार बेहद सीमित हो जाएगा। मुझे महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए और महिलाओं की से संबंधित जो समस्याएँ हैं, उन पर भी बात कहनी चाहिए। वो एक अलग तरह से दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करेगा। इसी तरह महिलाओं को भी जो पुरुष की समस्याएँ हैं, उ उस पर वहाँ से कथानक ढूँढने चाहिए। तो कथानक हम ढूँढेंगे कैसे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अपना टेस्ट है, वो बढ़ाना पड़ेगा। आपका टेस्ट अगर सीमित हो जाएगा ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इसी को हम क्रिटिकल थिंकिंग में कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी भी चीज़ को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है, तो अगर युद्ध है, जैसे युद्ध की हमने शुरुआत में बात की थी कि 2 तरह के मेजर युद्ध चल रहे हैं, तो अब युद्ध में कितने पॉइंट हो सकते हैं? एक तो युद्ध में राजनेताओं का पॉइंट होता है, हो सकता है उनकी सत्ता हो, उनकी कुर्सी हो। एक कथानक आपका यहाँ से निकल सकता है कि वो किस तरह से हो सकता है युद्ध को जो है थोप रहे हों, है ना? अपनी लोकप्रियता, यानी युद्ध क्या हो गया यहाँ पर, एक टूल हो गया सिंपल। एक रचना जो है वो सैनिक के लिहाज से होगी, जो मर खप रहा है बेमतलब का,
लड़े जा रहा हो सकता है कोई शांतिप्रिय व्यक्ति हो और अपनी रोजी रोटी के लिए सेना में शामिल हो गया हो, उसके दृष्टिकोण से कथानक हो सकता है। शहीद के परिवार के दृष्टिकोण से कथानक हो सकता है, उनके दृष्टिकोण से कथानक हो सकता है जो इस युद्ध में शामिल ही नहीं है किसी भी प्रकार से, लेकिन फिर भी उनको युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से जब हम किसी एक घटना को देखना शुरू करेंगे तो हमें ढेर सारे कथानक मिलेंगे। तो कथानक में नवीनता होनी चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। नवीनता का मतलब ये नहीं हो गया कि बिल्कुल हम कोई नई बात ही कह दें, पुराने विषय भी हैं तो उनको कैसे हम उनमें नयापन लाएं, पुरानी चीजों में को नए कथानक में परिवर्तित कर देते। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, कथानक समाजोपयोगी भी होना चाहिए। अब जो मैंने यहाँ पे समाज के लिए उपयोगी वाली बात कह दी, इस बात को मैं बहुत कम शब्दों में नहीं कह पाऊंगा और लेकिन मैं ज्यादा विस्तार में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये बताना चाहूंगा कि आखिर समाज के लिए क्या उपयोगी है, ये डिबेटेबल है। इसलिए कि देखिए सोसाइटी, अब जैसे हो सकता है कोई सोसाइटी के लिए बोले कि रिलीजन जो है उपयोगी है ना, धर्म उपयोगी है, लेकिन हो सकता है कोई थिंकर कहे कि नहीं, सोसाइटी में कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, सोसाइटी जो है रिलीजन बेस्ड नहीं होनी चाहिए। तो अब डिबेट हो गया ना यहाँ पर। तो अब समाजोपयोगी है क्या, तो अब इस पर मैं अपनी बात अगर कभी अवसर मिला तो मैं करूंगा, है ना। ये डिबेटेबल है, लेकिन कहने का मतलब है कि समाज के काम आए, आपकी रचना ऐसी होनी चाहिए, समाज को बेहतर बनाए, एक अच्छे समाज का निर्माण करे, आपकी रचना ऐसी होनी चाहिए। समाज की कुरीतियों पर चोट करे, आपकी रचना ऐसी होनी चाहिए। रचना मतलब कथानक आपका ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कथानक लघु कथा की जब भी हम बात करते हैं तो एकल कथानक ही हो, उसमें छोटे कथानक हो सकते हैं। अच्छा देखिए, ये कहा तो जाता है एकल, लेकिन देखिए साहित्य में कोई नियम नहीं होता है, वो रचनाकार की कुशलता पर निर्भर करता है। हो सकता है एक ही रचनाकार एक ही लघु कथा में कई कथानक डाल दे और उनको जोड़ दे। आप कोई रूल बनाकर नहीं चल सकते इस तरह से हार्ड एंड फास्ट एकदम रूल कि वो होगा ही नहीं, वो रचनाकार की कुशलता पर डिपेंड करता है। लेकिन जो एक सामान्य नियम है, सामान्य नियम ये है कि लघु कथा का जो कथानक होता है वो एकल कथानक होना चाहिए, है ना, यानी कोई एक बात होनी चाहिए उसमें। आखिरी बात जो कथानक से रिलेटेड है कि कथानक साहसिक होने चाहिए। अब ये मेरा साहसिक से क्या मतलब हो गया, देखिए हमारे समाज में, या जब भी हम साहित्य की समाज कहें, देखिए साहित्य का जो हमारा समाज होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि विद्वानों का समाज है। ये वो बात कहेंगे जो सोसाइटी में कॉमन लोग नहीं कह रहे हैं, उन चीजों पर चोट करेंगे जो मान लीजिए समाज की ऐसी चीजें हैं जिनको लोग अच्छा समझ रहे हैं लेकिन वास्तव में समाज के लिए अच्छी नहीं है, उन पर चोट करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि लघु कथाएं मांगी जाती हैं, रचनाएं मांगी जाती हैं, उसमें लिख दिया जाता है किसी के धर्म को चोट ना पहुंचाती हो, किसी के आस्था को चोट ना पहुंचाती हो। अब अगर हम यहाँ आस्था की बात कर लें तो आप ये बताइए आस्था ऐसी कौन सी चीज, अब मेरी मान लीजिए मेरी गधे में आस्था है, ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये उदाहरण भी उचित नहीं होगा क्योंकि पशु के भी अधिकार होते हैं, लेकिन ऐसा मुझे कोई उदाहरण मिला नहीं तो मैंने कह दिया। मानिए किसी भी उट पटांग की चीज में मेरी आस्था हो तो क्या उसका सम्मान करना चाहिए सबको, सवाल है नहीं। आस्था पर चोट पहुंचानी चाहिए, अगर कोई चीज गलत है तो उस पर चोट पहुंचानी चाहिए, और हमको तो ऐसी रचनाओं को आमंत्रित करना चाहिए कि आप बिल्कुल ऐसी रचनाओं को हम पर भेजिए, शामिल करिए। लेकिन नहीं, कह दिया था कि देश से जुड़ी हुई कोई बात नहीं होनी चाहिए, और धर्म से जुड़ी हुई कोई बात नहीं होनी, राजनीति से जुड़ी हुई कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी इन चीजों से सहमत नहीं हूं। इससे क्या होता है कि कथानक बेहद सीमित हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, अच्छा जब आप आलोचना करें, लेकिन इस चीज को रचनाकार ध्यान रखें कि जब आप रिलीजन पर लिखते हैं, पॉलिटिक्स पर लिखते हैं, या इन सब चीज सेंसिटिव मुद्दों पर लिखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर आप आलोचना कर रहे हैं किसी चीज की तो वो लॉजिकल आलोचना होनी चाहिए, उस रचना में तथ्यपरक आलोचना होनी चाहिए। इस चीज का हमेशा रचनाकार ध्यान रखें। सिर्फ मुझे आलोचना करनी है तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, ये दोधारी तलवार की तरह होता है। लेकिन ऐसी रचनाएं आनी चाहिए, साहसिक कथानक आपको उठानी चाहिए। तो बस एक थोड़ा सा मुझे बातें कहनी थी, तो मुझे लगता है यही मैंने कहा जो